सर्वप्रथम या ठिकाणी मी व्यक्तिशः माझ्या वतीने आणि या व्यासपीठावरती उपस्थित असले आदरणीय वंदनीय या देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि सर्व मान्यवरांच्या वतीने आणि लोकशाहीतले आपण सर्व राजांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना विनम्र अभिवादन करतो। आणि आज या ठिकाणी या विराट सभेला संबोधित करण्याकरता एक चांगली दिशा देण्याकरता आवर्जून या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे या देशाचा भविष्यकाळ म्हणजेच आदरणीय मोदीजी या ठिकाणी आले। त्यांचं मनापासून ह्या सातारा जिल्ह्यात या क्रांतिकारी जिल्ह्यात त्यांचं मनापासून आपल्या सर्वांच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करतो। आज या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले, प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी आणि सर्व या जिल्ह्यातले सर्व आमदार, सर्व पदाधिकारी, सर्व भाजपचे आणि मित्र पक्षाचे महायुतीचे सर्व आपण पाईक आणि सर्व आपण या ठिकाणी आल्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। आज या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं की या संपूर्ण पृथ्वीवरती एकमेव असा एक राजा होता ज्यांचं नाव होतं छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांनी त्या काळात असे जो विचार दिला तो म्हणजे राज्यकारभारात लोकांचा सहभाग असला पाहिजे ही भूमिका त्यावेळेस त्यांनी घेतली आणि त्यातनंच लोकशाहीचा जन्म झाला। लोकशाहीचे खऱ्या अर्थाने जनक त्यांना म्हणलं पाहिजे। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समतेचे लोक कल्याणचे जे विचार होते ते ह्या अगोदरच्या अनेक पंतप्रधानांनी फक्त घोषणा केल्या पण मात्र त्या कुठल्याही परिस्थितीत अंमलात आणल्या नाही। गेल्या 10 वर्षाचा जर कार्यकाळ जर पाहिला तर संपूर्ण छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असणारे जे काय विचार आहेत किंवा त्यांना अभिप्रेत असणारे जे काय संपूर्ण संकल्प आहे ते जर कोणी अस्तित्वात आणि वस्तुस्थितीत जर उतरवले असतील, मायक्रो प्लॅनिंग करून जे उतरवले असतील तर आदरणीय वंदनीय मोदीजींनी केले हे आवर्जून या ठिकाणी विनम्रपणे सांगावंसं वाटतं। त्या काळात भरपूर ज्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेस संपूर्ण देशभरात केंद्रात काँग्रेस सरकार आणि वेगवेगळ्या राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं। फक्त दोन खासदार हे भारतीय जनता पक्षाचे होते, अटल बिहारी वाजपेयीजी आणि लालकृष्ण अडवाणीजी। मग थोडं आपण सगळ्यांनी विचार करणं गरजेचं आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे आज परिवर्तन घडलं, 2 वर्ण संपूर्ण देशातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून नव्हे तर संपूर्ण जगभरातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून आज भारतीय जनता पक्षाची ओळख निर्माण करण्यात झाली। आणि हे एवढं परिवर्तन का घडलं तर त्या काळात फक्त पोकळ घोषणा झाल्या, गरिबी हटाओ देश बचाओ, जय जवान जय किसान। पण बारकाईने आपण जर विचार केले की या भूलथापांना त्यावेळेस फक्त त्याच्या दिल्या गेल्या त्या फक्त निवडणुकीच्या काळात मतपेटीद्वारे तुमचं मत मिळवण्याकरता दिल्या गेल्या। मतदान झाल्यानंतर ज्यावेळेस सत्तेत आल्यानंतर त्याच्याकडे पाठ फिरवली आपल्याला इतिहास सांगतो। पण ज्या घोषणा त्यांनी दिल्या त्याच्यावर अंमलबजावणी कोणी केली असेल तर आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या संपूर्ण सहकार्याने केली। गरिबांच्या बाबतीत जरी मोठ्या प्रमाणावर जर पाऊल उचललं असेल तर नरेंद्रजी मोदींनी उचललं। जवानांच्या बाबतीत ज्यांच्यामुळे आज आपण संपूर्ण सुरक्षित आहोत त्यांच्याबद्दल ज्या वेगवेगळ्या
ज्या काही योजना राबवण्यात आल्या ते आदरणीय मोदीजींच्या कुशल नेतृत्वाखाली झाल्या. त्याचबरोबर किसान म्हणजे शेतकरी, या देशातला शेतकरी म्हणजे या संपूर्ण या देशाचा कणा आहे. आणि अशा परिस्थितीत त्याला त्यांचं ते सक्षम कसे होतील या दिशेने मोठ्या प्रमाणात योजना देखील आज ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या देशभरात वेगवेगळ्या राज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्यामुळं आज जर दोन्हीची तुलना करायची झाली तर एका बाजूला मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम त्यांनी जो आखला गेलाय, त्याच्यावर अंमलबजावणी होती, त्याच्यावर विचारविनिमय करून एक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल आपण करत आहोत. हा देश वाटचाल करत आहोत. आणि केवळ या संपूर्ण जगभरात जर देशाचं नावलौकिक जर एवढं कधी नव्हतं जेवढं आता आज आहे, ते केवळ आणि केवळ आदरणीय मोदीजींच्यामुळं झालं. हे कदापि आपण सगळ्यांनी कोणी विसरता कामा नये. हे झालं महायुती, भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती मित्र पक्षांचं. आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं? अजून सुद्धा त्यांच्यात वादविवाद होतात. कशावरनं? तर अजून कोण पंतप्रधानांचा उमेदवार कोण असावा हे ते म्हणजे काल्पनिक विचार आहे, पण त्याच्यावरती सुद्धा एकमत होत नाही. आणि मग महाविकास आघाडी चुकून मला वाटते स्पेलिंग मिस्टेक झाली असावी. खरं तर महाभकास आघाडी असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण ज्या ठिकाणी अस्थिरता असते त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव असतो. आणि ज्या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव असतो त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रगतीच्या मार्गाने वाटचाल न करता अधोगतीच्या मार्गाने वाटचाल हे लोक आपल्याला करताना पाहायला मिळतात. आणि त्यामुळं एक चांगलं स्टेबल गव्हर्नमेंट आज बऱ्याच वर्षापासून नंतर आपल्याला मिळालंय. आणि कोणी काय म्हणजे भविष्य सांगण्याचा काय विषयच नाही. मोदीजी पुन्हा सत्तेत येणार आणि मोदीजींचं नेतृत्वाच्या खाली ह्याच्यापेक्षा जास्त आणि उच्चांक अशी भारताची आपल्या देशाची प्रगती होणार. हे करत असताना या संपूर्ण मतदारसंघाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आजभर आपण संपूर्ण सगळ्यांनी भरभरून काँग्रेस पक्षाला मतदान केलं. त्यांनी फक्त नुसतं म्हणजे सत्तेत येण्याकरता त्यांनी आपल्या पुढं मताचा जोगवा मागितला. पण मात्र जो मूलभूत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जो असतो शेतीच्या पाण्याचा, ज्याच्यामुळं आज संपूर्ण आमच्या सगळ्यांचं जीवन त्याचा अर्थव्यवस्था संपूर्ण सगळ्यांची अवलंबून आहे, त्या संदर्भात केलं काय? काहीही केलं नाही. किंबहुना त्या काळात नुसतं असं म्हणायचं म्हणजे एवढा अहंकार माजला होता, कारण की पर्याय नव्हता. त्यांना कळालं की एक तर ह्यांचं काम जरी केलं नाही तर कुठं जाणार, ते आपल्या मागं येणार, नाही तर गप घरी बसणार. ही एवढा मोठा अहंकार ज्या लोकांनी तुम्हाला मतदान केलं. पण मात्र ह्या संपूर्ण लोकांचं जर मार्ग पिण्याच्या प्रश्नाचा जर काढला असेल आणि शेतीच्या प्रश्नाचा, तर भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळेस कृष्णा खोऱ्यासारखा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. मला अजून आठवतं 1996 साली ज्यावेळेस आदरणीय कैलासवासी मुंडे साहेब त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री या राज्याचे होते. मी त्यावेळेस त्यांना जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि सांगितलं की असं ही वस्तुस्थिती आहे. तर त्यांनी मला असं एक क्षणभर विचार न करता त्यांनी सांगितलं, तुम्ही म्हणताय ते जास्त आहे की त्या लोकांना तिथं पाणी मिळालं पाहिजे, या संपूर्ण भागाला, दुष्काळी भागाला पाणी मिळालं पाहिजे. हेच जर काँग्रेसचं सरकार त्यांनी विचार का केलं नाही? हे जर ते गेलं असतं तर किंबहुना मुंडे साहेब म्हणू शकले असते की आपलं त्या संपूर्ण भागात एकही आमदार नाही, खासदार नाही, मग कशाला निधी द्यायचा? हे भारतीय जनता पक्षाचे विचार नाही. भारतीय पक्षाचे जे विचार आहेत ते विकासाचे विचार, लोक कल्याणाचे विचार. आणि त्यामुळं आज या पक्षाची एवढी वाहवा संपूर्ण जगभरात होतीये. ठिकठिकाणी आपण पाहिलं तर या संपूर्ण मतदारसंघात या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जसं मोदीजींच्या मार्गदर्शनाखाली नमो गंगेचं संपूर्ण शुद्धीकरणाचं काम चालू आहे, त्याच प्रकारे आपल्या संपूर्ण मतदारसंघात कृष्णा नदीसारखी मोठी आपली जी नदी आहे
त्या ठिकाणी जय जय कृष्णेच्या माध्यमातून संपूर्ण शुद्धीकरणाचं काम आपण हाती घेणार आहोत. पर्यावरणचं पर्यटन म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्रीला देखील आपण वाव संपूर्ण केंद्र शासनाच्या मदतीने आणि राज्य शासनाच्या मदतीने आपण करणार आहोत. इंडस्ट्रीज, IT पार्क, स्किल डेव्हलपमेंट याची नित्यान गरज आहे. कारण या अगोदर कुठल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट न झाल्यामुळं ह्या संपूर्ण भागातले जे तरुण यांना दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यायला लागत होती. त्यांनी तिथं जाऊन अंगावरच्या कपड्यावर जाऊन आज तिथं त्यांनी जे संस्था निर्माण केल्या त्याची उलाढाल जवळ कित्येक तरी कोटीची आहे. आणि मग तर तिथं जाऊन जर करू शकत असतील, त्यांची कर्तबगार असतील, तर स्वतःच्या जन्मभूमीमध्ये तीच त्यांची कर्मभूमी असावी असा या हिशोबाने आपण संपूर्ण मोदीजींच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे सर्व करणार आहोत. त्याचबरोबर जसं बुद्ध सर्किट आहे तसं मागंसुद्धा आम्ही मोदीजींना विनंती केली होती की एक स्वराज्य सर्किट या ठिकाणी व्हावं, जेणेकरून ज्या संपूर्ण 3 त्यावेळेसच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किंवा मराठाच्या ज्या राजधानी होत्या राजगड, रायगड आणि सातारा, हे एक सर्किट त्यांच्यामुळं जास्तीत जास्त त्यांचे जे विचार आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे विचार आहेत ज्याच्यातनं असंख्य लोक प्रेरणा घेतात. भावी पिढीला, तरुण पिढीला चांगलं त्याच्यामुळं मार्गदर्शन होईल असंही या ठिकाणी आम्ही निर्माण करणार आहोत. ॲग्रो इंडस्ट्रीजवरती भर देणार आहोत. पण मात्र एक या ठिकाणी मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की ज्या वेळेस लोक म्हणजे अनेकदा संविधानाच्या बाबतीत बोललं जातं, ज्या वेळेस कुठलंही नियोजन नसतं, कुठलंही विकास कामाच्याबद्दल बोलता येत नाही, तर मग काय चालू होतं की फक्त ब्लेम गेम, म्हणजे दुसऱ्यावरती फक्त बोट दाखवायचं की हे संविधान बदलणार आहेत. कशाला बदलणार आहे संविधान? काय गरज आहे संविधान बदलण्याची? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळेसची जी काय संविधान बनवण्याची जे संपूर्ण त्यांचे सहकारी तज्ज्ञ लोक होते, अत्यंत उत्कृष्ट असं संविधान या ठिकाणी त्यांनी तयार केले. 12 संपूर्ण वेगवेगळ्या जाती जे बद्दलचा विचार करून ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समतेचा जो विचार दिला, त्या समतेच्या भावनेतनं तयार करण्यात आलेलं हे संविधान आहे. आणि ह्या संपूर्ण जगाच्या पाठीवर कुठल्या पण देशाचं तुम्ही संविधान घ्या आणि आपल्या देशाचं घ्या, ते जवळपास पण आपल्या संविधानच्या तुकड्यांचे एवढं बारकावे पण त्या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही. आणि संविधान बदलणार संविधानाचं पार खात्मा म्हणजे खलास करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर त्या काळी असणाऱ्या काँग्रेसच्या पंतप्रधान आदरणीय इंदिराजींनी एमर्जन्सी लागू केली. का? तर मोठा उठाव व्हायला लागला. या देशातले संपूर्ण लोकांनी जेव्हा स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी उठाव केला तर त्यांना वाटलं की मला विरोध करतात आहे. ते विसरून पण गेले होते हे संपूर्ण काँग्रेसवाले की समाजामुळं, म्हणजे त्यांनी एवढा अहंकार माजला की त्यांना वाटायला लागलं की आपल्यामुळं समाज आहे. पण भारतीय जनता पक्षातले प्रत्येक कार्यकर्ता आणि प्रत्येक नेते आदरणीय मोदीजी आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे सर्व जे आहे ते संपूर्ण त्यांचं म्हणणं काय की आमच्यामुळं तुम्ही नाही आहात, तुमच्यामुळं आम्ही आहोत, हे विनम्रपूर्वक आम्हाला सांगावं असं वाटतं. आज तुम्हाला केंद्रबिंदू मानून आदरणीय मोदीजी वाटचाल करतात. त्यांना खांद्याला खांदा लावून त्यांचं पाठबळ वाढवण्याकरता आज मोठ्या संख्येने आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि ईश्वरांनी प्रार्थना करतो की मोदीजींचं जास्तीत जास्त दीर्घकाळ ह्या संपूर्ण देशाला त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचं संपूर्ण योगदान लाभो. क्वचितच कधी असे म्हणजे खऱ्या अर्थाने म्हणजे जर एवढे बारकावे, म्हणजे मी विचार करतो की दैविक शक्ती त्यांच्यात निश्चितपणे आहे. आणि नाहीतर मला सांगा एवढे बारकावे जे त्यांनी केले का ह्याच्या अगोदर त्यांचं काँग्रेस किंवा त्या इतर पक्षांचं हे काय विचार जखडून ठेवले होते का? त्यांचा हात धरून ठेवला होता की त्यांनी सही करून नाही म्हणजे चांगल्या प्रकारे लोकांच्या हिताच्या कामं करता? पण हे करू शकले नाही. आणि कारण
हे मोदीजींच्या हस्तेच होणार होतं, हे आवर्जून या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. आणि जास्त आपला वेळ न घेता आपल्या सर्वांना मोदीजींचे विचार ऐकायचे, त्यामुळं मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज की. कृष्णा नदीच्या काठावर बसलेल्या सातारकरांना माझा नमस्कार. सातारा हर देशभक्त के लिए, हर भारत भक्त के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. यहां आपने छत्रपति उदयनराजे भोसले जी को उम्मीदवार बनाया है. मेरे साथी कहते थे कि मोदी जी सतारा आने की जरूरत नहीं, आप बहुत दौड़ धूप करते हैं, नहीं आएगा तो चलेगा. मैंने सामने से कहा, सातारा में भगवा पहले भी लहराता था और लहराता ही रहेगा. मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो आप सभी परिवारजनों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहां आपके दर्शन करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं. और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जताया है, उसकी जवाबदारी मेरी है और इसलिए मैं आज यहां आया हूं. और ये जो मैं जोश उत्साह देख रहा हूं, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, यहां से संदेश साफ साफ है. और इस जोश, उत्साह, उमंग, ये साफ मतलब है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. साथियों, ये मेरा सौभाग्य है. कुछ बातें याद आ जाती है जब यहां आता हूं तो. 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया, तब तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जब मुझे घोषित गया तो मैं रायगढ़ के किले पर चला गया. और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने ध्यानस्थ होकर उस पवित्र भूमि पर बैठा था. और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि स्थल से मुझे जो प्रेरणा मिली, जो ऊर्जा मिली, उस पवित्र माटी ने मुझे जो आशीर्वाद दिए, उसी की बदौलत मैं पिछले 10 साल उन्हीं आदर्शों, विचारों को जीने का प्रयास करता हूं आपके लिए. कुछ न कुछ करने का प्रयास करता हूं.
साथियों, सातारा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को देखा है। सातारा की ये भूमि शौर्य की भूमि है। आज मिलिट्री अपशिंगे गांव हो या सातारा का कोई भी सैनिक परिवार हो, आत्मनिर्भर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज्यादा खुश है। आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियार है। अब आप ही बताइए भाइयों बहनों, ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकानें बंद कर दी, वो खुश होंगे क्या? वो खुश होंगे क्या? हथियारों के जिन दलालों को कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी, वो कभी भी मोदी की वाहवाही करेंगे क्या? साथियों, मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पेंशन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई। कोई कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन OROP उससे वंचित रखा। सिर्फ 500 करोड़ रुपए का जहां यानी झुंझुना दिखाकर कांग्रेस कहती थी OROP लाएंगे, यानी आंख में धूल झोंकने में इनकी ऐसी मास्टरी है, झूठ बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है। आज बीजेपी सरकार OROP के 1 लाख करोड़ रुपए, अब सोचिए वो 500 का खेल खेल रहे थे, 500 करोड़ का, आज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है। भाइयों और बहनों, देश 1947 में आजाद हुआ। कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को फलने फूलने दिया। पूरी दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का लोहा मानती थी। आज भी विश्व में जब भी नौसेना की दुनिया में चर्चा होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नौसेना के झंडे में अंग्रेजों का निशान था। एनडीए सरकार ने, मोदी ने आकर के उस अंग्रेजी के निशान को हटाया। हटा करके रुका नहीं, मोदी ने तय किया कि इस झंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नौसेना के झंडे में अब छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को स्थान दिया जाएगा। और दिया, डंके की चोट पर दिया। हमारी सरकार ने मराठा सेनाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक किलों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है। महाराष्ट्र का लोहगढ़ हो
सिंधु दुर्ग हो या फिर मराठा सेनाओं द्वारा बनाया गया तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट हो, इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मराठा विरासत की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में डंका बजे तो गर्व होना कैसे नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस को तकलीफ होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है। साथियों, सातारा ने बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के सामाजिक न्याय को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में इसी प्रेरणा को सुशासन का आधार बनाया है। आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की दीवार बनाई हुई थी। आपके आशीर्वाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को ध्वस्त कर दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया। आप मुझे बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? 370 हटा करके देश की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली? ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है। भाइयों बहनों, 370 हटाकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। वहां मेरे दलित भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, ओबीसी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला। वो हक मिल रहा है जो हिंदुस्तान की हर महिलाओं को मिल रहा है, वो आज जम्मू कश्मीर में आजादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार में ही मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्का घर, बिजली, पानी, अनगिनत सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए
मोदी ने अपना पल पल खपाया है। और ये लाभ पाने वालों में ज्यादातर कौन लोग हैं? कौन लोग थे जो इन चीजों से वंचित थे? इन सारे लाभ को पाने वाले सबसे ज्यादा मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी पिछड़े परिवार हैं। अब बीजेपी एनडीए की सरकार इन्हें प्राथमिकता देकर काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने ही आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है, पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था, और जब मोदी को आपने अवसर दिया, मोदी ने फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे क्या है, ये हमने कर्नाटका में देखा है। क्या कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं आपको जगाने आया हूं भाइयों। ये क्या खेल कर रहे, जरा चौंक जाएंगे आप सुन करके। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। एक फतवा निकाल दिया, कागज पे थप्पा मार दिया, और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया। अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश, मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे। लिख के रखना। साथियों, ये 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, और मैं स्वयं भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। मैंने सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा जनता जनार्दन से जुड़ने के लिए किया है, आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं को जानने के लिए किया है। आप तक सरकार का कोई कार्यक्रम पहुंच रहा है या नहीं, उस पर सुधार की गुंजाइश क्या है, ऐसी फीडबैक के लिए मैंने सोशल मीडिया का उपयोग किया है। लेकिन ताजा घटनाएं परेशान करने वाली है। लोकतंत्र प्रेमी हर व्यक्ति को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज
और जो कभी हमने सोचा भी ना हो, ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुकसान कर देगी, क्योंकि कानून बहुत कड़क है और मैं नहीं चाहता हूं कि निर्दोष नागरिक इसके शिकार हो जाए। और इसलिए ये फेक वीडियो, इन सब से हमारे समाज को बचाना हमारा दायित्व है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ओर के कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। सरकार पूरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, हमारे यहां कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल बना रखा था कि जिसको बीमारी हो जाती थी वो बदहाली तक पहुंच जाता था। बीमारी को बदकिस्मती मानने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो जाती थी तो इलाज में खेत खलिहान तक बिक जाते थे, महिलाओं के गहने बिक जाते थे, कई कई 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तब जाकर के कोई एक अस्पताल मिलता था। ये हालत बना रखी थी 60-70 साल के कांग्रेस के शासन ने। लेकिन मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा। मोदी ने हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प लिया। हमने देश में 20 से ज्यादा नए एम्स बनाए। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए हमने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले। 2014 में देश में करीब 50,000 एमबीबीएस की सीटें थी, 50,000 डॉक्टर निकलते थे। आज हर साल 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ करके निकल रहे हैं। ये डॉक्टर छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में भी इलाज का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए आज गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। यहां सातारा में लगभग 400 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। अस्पतालों के बेहतर नेटवर्क के अलावा गरीब और इलाज का बोझ न आए, उन पर मुसीबतें न झेलनी पड़े, ये मोदी ने इसकी गारंटी दी। यहां सातारा में 15 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट से दवाइयां मिल रही है। जो दवाई 100 रुपए की कीमत है
वो सिर्फ 20 रुपये में मिलती है। आज करोड़ों लोगों के पास 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज का आयुष्मान कार्ड है। और मैंने एक और गारंटी दी है, आप घर घर तक पहुंचाना। किसी भी परिवार में, किसी भी जाति वर्ग विशेष, कोई भी परिवार, आपके घर में 70 साल की ऊपर के कोई जो भी व्यक्ति होंगे, अब उनकी बीमारी का खर्चा जो आपको करना पड़ता है, अब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये आपका बेटा मोदी करेगा। यानी कोई गरीब हो, मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, अगर 70 वर्ष से ऊपर का है तो आयुष्मान योजना के दायरे में आएगा और उसको लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, सत्ता को अपने खानदानी जागीर समझने वाले आपकी इस तकलीफ को कभी नहीं समझ सकते। ये चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच रहा हो, जिसने आपकी तकलीफों को देखा हो, जिसने आपकी तकलीफों को जिया हो। साथियों, कांग्रेस सरकार का रवैया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं। आज हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त अनाज देती है। और जब से कोरोना आया तब से चालू किया और आने वाले 5 साल की भी गारंटी दी है। एक भी नया पैसा लिए बिना मुफ्त अनाज देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाखों टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता था, पानी में बिकता था और कांग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तैयार नहीं थी, मना कर दिया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बांटे। लेकिन तब कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल न दे, यानी अनाज सड़ता है तो सड़े, गरीब भूख से मरता है तो मरे, लेकिन कांग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तैयार नहीं थी। ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता थी। और इसलिए ही आज जब मैं 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा हूं तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। भाई और बहनों, तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी कांग्रेस ने एक और बड़ी घोषणा, खतरनाक घोषणा की है। ये कांग्रेस कह रही है आपके खेत, आपके घर, आपके परिवार में माताओं बहनों के गहने, उनके मंगलसूत्र, कांग्रेस कहती है अब एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। आपके घर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे। यानी घर घर छापामारी करेंगे और आपकी संपत्ति जब्त करेगी। एक लिमिट से ऊपर आपके पास जो भी है उसको लूटने का कांग्रेस सरकार इरादा रखती है। और उनकी जो खासम खास वोट बैंक है ना, उनको मजबूत करने के लिए उनको बांट देंगे। मैं जरा सातारा के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे? आप ऐसा होने देंगे? क्या आपको इस प्रकार की नीतियां मंजूर है? ऐसा सोचने वाले लोग देश की राज में होने चाहिए। मोदी का प्रयास है कि देश में
हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो, इसलिए घर बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। जन जन खातों से करोड़ों बहनों को पहली बार बैंक खाते खुले। अब बीजेपी सरकार उसमें सीधा पैसा डालती है। मोदी अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में जुटा है। मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे की चली तो कांग्रेस माताओं बहनों की कमाई, उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगी। साथियों, मोदी का संकल्प हर बहन के घर तक और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का है। लक्ष्मण राव इनामदार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, तराली प्रोजेक्ट हो, टेम्पू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वांग इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, ऐसी हर सिंचाई परियोजना महायुति सरकार की प्राथमिकता को दिखाते हैं। आने वाले 5 साल में ऐसे अनेक सिंचाई प्रोजेक्ट हम पर पूरा करेंगे। साथियों, हम खेती में सहकारिता का व्यापक विस्तार कर रहे हैं। इसलिए पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। हमारी सरकार ने गन्ने के एफआरपी में रिकॉर्ड वृद्धि की, पहली बार शक्कर की एमएसपी तय की। हमारी सरकार इथेनॉल पर इतना जोर दे रही है, इसका सीधा लाभ गन्ना किसानों को हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1500 करोड़ रुपए यहां सातारा जिले के मेरे किसान भाइयों के खाते में जमा हुए हैं। साथियों, बीजेपी अपनी विरासत को भी शान से आगे बढ़ाने में जुटी है। इसलिए जो हमारे किले हैं उनको भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां कनेक्टिविटी पर बहुत काम हो रहा है। हम यहां जो हमारे आस्था के स्थान हैं, जो धरोहरें हैं, वहां आना जाना आसान बना रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, 7 मई को हर बूथ पर कमल खिलाना चाहिए। भारी मतदान होना चाहिए। और आपको मैं गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मेरा संकल्प है। और आपका सपना पूरा करने के लिए मेरा विजन भी है और जीवन भी उसी के लिए है। 24/7 फॉर 2047 इस मंत्र को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। आप घर घर जाइए, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करिए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, देश के लिए हम समय निकालें, मतदान अवश्य करें। क्या आप मतदान बढ़ाएंगे? घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे? अच्छा, मेरा एक काम और करेंगे, मेरा एक पर्सनल काम करेंगे आप? जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं मानूं। करेंगे? करेंगे? अच्छा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी सातारा आए थे और परिवार के सबको नमस्कार कहा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? हर परिवार में मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।